तो हम लोग बात कर रहे थे सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में अपनी चर्चा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से इंटर स्टेट सप्लाई डिफाइन किया गया है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि गुड्स के रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 10 सप्लाई ऑफ गुड्स में आप इंटर स्टेट कब बोलोगे, जब दो अलग अलग स्टेट या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी या फिर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में आपस में सप्लाई होगा। तो उसके अलावा बोला गया कि अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो जब तक कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करता है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अकॉर्डिंगली आप यानी कि इंपोर्ट करोगे और कस्टम फ्रंटियर में लाओगे, कस्टम के एरिया में लाओगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जीएसटी आपको लगेगा। अब जीएसटी का कैलकुलेशन करने के लिए सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बताता है कि जब आप इंपोर्ट करते हो इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो उस सिचुएशन में जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए आपको जो टैक्स लिया जाएगा वो कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से ACT 37 और 39 के मैनर में कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सर्विस के बारे में चर्चा करी थी कि सर्विस में इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल सर्विस में, और दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हमने की थी। नॉर्मल सर्विस में बात की थी कि दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई होता है, तो उसको हम लोग इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस अगर इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ बातें देखी थी जिसको हर हाल में कसम खा के रखा जीएसटी वालों ने कि इसमें इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही बोलना है, चाहे भले ही एक ही स्टेट के अंतर्गत क्यों ना वो हो। उसमें आपको क्या बोला गया, जब यहाँ पर बोला गया सप्लाई का सप्लायर जो है लोकेटेड इन इंडिया है भारत में और वो आउटसाइड इंडिया सप्लाई करता है, यानी कि गुड सर्विस या बोथ का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो सप्लायर लोकेटेड भारत में और सप्लाई आउटसाइड इंडिया किया जाता है। तो दूसरा, टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हर हाल में इंटर स्टेट मानो। तीसरा, अगर सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में किया जा रहा है और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि सेक्शन नंबर 8 में नहीं आता है और ना कहीं पर भी कवर्ड होता है जीएसटी के प्रोविजन में, तो उसको इंटर स्टेट मानो, यानी कि जिसका कोई नहीं, जिस सप्लाई का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, इंट्रा या इंटर है, उसको इंटर ही मानेंगे। सेक्शन नंबर 8 हमको बताता है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। यहाँ पर भी गुड सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 होता है, गुड सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 होता है। यहाँ पर बोला गया कि विद इन द सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई होता है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अकॉर्डिंगली CGST और SC या फिर UTGST लगेगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ बातें को साफ साफ बोल दिया गया कि ये सब इंट्रा नहीं है, यानी कि ये सब इंटर स्टेट सप्लाई है, टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंपोर्ट इनटू इंडिया वाला, और उसके बाद टूरिस्ट को अगर सप्लाई करते हो सेक्शन 15 के हिसाब से। फिर हम लोगों ने बात करी सर्विस के बारे में। सर्विस में भी यहाँ पर सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 होता है। ये कब इंट्रा स्टेट होता है, जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होता है, प्रोवाइडेड अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 और बाई होता है तो उस परिस्थिति में आप उसको इंट्रा स्टेट नहीं मानोगे सर्विस सप्लाई को, यानी कि आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कि ये मात्र और मात्र केवल आपका इंटर स्टेट सप्लाई है। ये सिचुएशन टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंटर स्टेट सप्लाई ही केवल माना जाएगा। फिर हमने बात की थी सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में बताई थी। अगर कहीं पर आपका ब्रांच ऑफिस या फिर एजेंसी है तो उस परिस्थिति में माना जाएगा उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका एस्टेब्लिशमेंट है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन 1 देखा था, यहाँ पर बोला गया था कि अगर आपका एक भारत में और एक भारत के बाहर एस्टेब्लिशमेंट है तो वो आपस में एस्टेब्लिशमेंट जो है ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अकॉर्डिंगली आपस में स्टॉक ट्रांसफर करने पर जीएसटी लगेगा। फिर बोला गया था कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका एक एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा आउटसाइड स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो भी उसको आप क्या बोलोगे, तो भी उसको आप यहाँ पर बोलोगे कि आपका उस मतलब दूसरे स्टेट में दूसरा तीसरा या जो भी स्टेट हो उसमें आपका क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये डीपी शब्द जो है वो जरूरी है, जो कि सेक्शन 25 पढ़ते वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, और इनके बीच में अगर सप्लाई किया जाएगा तो इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा और सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक आपका रूल नंबर 55 आता है। रूल नंबर 55 CGST रूल का, वो बोलता है डिलीवरी चालान के बारे में। इस डिलीवरी चालान के अंतर्गत जो है अगर आप सप्लाई किए बिना किसी कारण से आप ट्रांसफर करते हो तो रूल नंबर 55 के तहत डिलीवरी चालान के साथ आप सप्लाई करोगे तो उस सिचुएशन में जीएसटी तत्काल रोका जाएगा। बाद में हम रूल नंबर 55 की चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट था कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 8 को हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर बोला गया क्या कि एस्टेब्लिशमेंट अगर एक राज्य ए में है और दूसरा राज्य बी में है तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। फिर बोला गया अगर सेम स्टेट में ही अगर आपका एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड संस्था है, यानी कि बिजनेस वर्टिकल है आपका। बिजनेस वर्टिकल का मतलब क्या हो गया,
आपका दूसरा यूनिट, सेम स्टेट में अगर आपका दूसरा यूनिट है और जिसका आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो भी आपस में आपका क्या कहलाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। अगर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है तो वो आपका जो है माना जाएगा उस स्टेट में आपका एस्टेब्लिशमेंट एक्सप्लेनेशन 2 ऐसा बोलता है। फिर हम लोगों ने देखा था लेवी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। वहां पर हमने क्या देखा था कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तत्काल जीएसटी नहीं है, नोटिफाइड डेट से ही केवल उस पर जीएसटी लगेगा। फिलहाल वो जो नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 9 के 2 में ये बात लिखी गई है सीजीएसटी एक्ट के कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपका पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। ये जो 5 प्रकार के जो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली जिसको पेट्रोल बोलते हो, फिर नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, उस पर जो है जब काउंसिल के से चर्चा करने के बाद, काउंसिल मीटिंग करने के बाद जब गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तभी जाके ये आपका उसी दिन से आपका जीएसटी इन पर लगेगा, फिलहाल नहीं लगता है। अब इस चैप्टर का, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो की चर्चा हमारी खत्म हुई, रेट अंडर जीएसटी, जीएसटी के रेट की चर्चा आती है। तो जीएसटी की जहां तक रेट की बात करते हैं तो रेट आपका जो है वो जीएसटी का, आपका सीजीएसटी जितना रेट है उतना ही एससी या फिर यूटी जीएसटी का रेट होता है। तो दोनों मिला के टोटल जीएसटी 0.25% या फिर 3%। अगर केवल आईजीएसटी की बात होती है तो ये जो है वो देखा जाएगा, आईजीएसटी केवल ये देखा जाएगा। अगर दोनों टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी तो इस तरीके से अलग अलग करके आप जो है वो देखोगे। कोई भी इनवॉइस पे आप ऐसा देख सकते हो डे टू डे लाइफ में भी, और आपने बहुत सारे आप सीए फॉर्म में आपने देखा भी होगा। तो 0.2%, 3%, 5, 12, 18 और 28 ये प्रकार के कॉमन जीएसटी है। मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन नंबर 9 जब हम लोग देखेंगे वहां पर देखेंगे कि पहला क्लॉज जब देखेंगे उसमें सप्लायर जीएसटी पे करता है। वहां पर बोला गया है सीजीएसटी जो होता है वो मैक्सिमम 20% जो है वो चार्ज कर सकते हैं, सीजीएसटी मैक्सिमम 20%। अगर इतना ही इक्वल आपका एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी भी चार्ज करते हो तो उस सिचुएशन में 20% और यानी कि 40% टोटल ओवरऑल आईजीएसटी हो सकता है मैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट मैक्स 40% तक टैक्स ले सकती है, ठीक है। यूँ तो 40% बहुत ज़्यादा हुआ, इतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पर स्कीमिंग प्राइसिंग टेक्निक लगाया हुआ है। मतलब जीएसटी का रेट जो है पहले ज़्यादा रखा है, फिर धीरे 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 जीएसटी का रेट हर चीज़ों पर कम होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे इकोनॉमी जो है फिलहाल फ्लैक्चुएट कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा होगा कि जीएसटी एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा। इस बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। कहानी हमारी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन अगर गुड सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। मई 2020 का एक क्लैरिफिकेशन है सर्कुलर के माध्यम से, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि गुड्स को आप सेल नहीं करते हो, गुड्स को आप क्या नहीं करते हो, सेल नहीं करते हो, आप आउटसाइड इंडिया भेजते हो। ये रहा हमारा भारत, ठीक है, और ये रहा आउटसाइड इंडिया का कोई कंट्री, ठीक है। अब इंडिया से जो है, आप इंडिया से जो है वो आउटसाइड इंडिया भेजते हो, क्यों? आपने भेजा है एग्जीबिशन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्यों भेजा है, तो आपने फॉर एग्जीबिशन भेजा, आउट ऑफ इंडिया भेजा है फॉर एग्जीबिशन, ठीक है, या फिर कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजा है। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजा, अभी सेल नहीं हुआ है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर गुड्स सेंट या फिर टेकन आउट ऑफ इंडिया किया गया, भारत के बाहर ले जाया गया। तो मैंने आपको बोला है कि जहां पर आपका सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाता है वहां पर रूल नंबर 55 सीजीएसटी रूल का अप्लाई होगा, यानी कि साथ में आपको डिलीवरी चालान भी इशू करना पड़ता है। साथ में क्या करना पड़ता है, डिलीवरी चालान देना पड़ता है। तो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स आउट ऑफ इंडिया शैल बी अकम्पनीड बाय डिलीवरी चालान, मतलब उन जो गुड्स होगा उनके साथ साथ आपको इनवॉइस ना दे के आपको डिलीवरी चालान नाम का एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करना पड़ता है। रूल 55 डिलीवरी चालान इसको बोलते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 55 ऑफ सीजीएसटी रूल का डिलीवरी चालान। तो मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स आउट ऑफ इंडिया शैल बी अकम्पनीड बाय, डिलीवरी चालान के साथ आपको गुड्स को भेजना पड़ेगा। पहली बात तो ये हमने देखी। उसके बाद क्लॉज नंबर ए आपको क्या बोलता है कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 7 देखोगे। सेक्शन नंबर 7 स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। सप्लाई कहलाने के लिए सबसे पहले कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। दूसरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर सप्लाई होने के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया आपका निश्चित तौर पे जो है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए जो है बिजनेस के मतलब पर्सनल कंजम्पशन या पर्सनल यूज़ का सप्लाई नहीं होना चाहिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोला गया कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होगा। अब ये जो बिजनेस है वो भी हम लोग इसकी परिभाषा देखने वाले हैं।
सेक्शन 2 के 17 में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को जो है वो बिजनेस कहा जाएगा। फिर जहाँ तक कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कंसिडरेशन होगा, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट होगा, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर आपका ये क्या बोलते हैं उसको सप्लाई माना जाएगा। ऐसा सेक्शन 7 बोलता है CGST एक्ट का। अब अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो शेड्यूल 1 बोलता है CGST एक्ट का, CGST एक्ट में शेड्यूल दिए गए हैं, ये बोलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई माने जाएंगे। मतलब इवन कंसिडरेशन नहीं है, इसको डीम्ड सप्लाई माने जाएंगे। लेकिन बिजनेस का क्राइटेरिया पक्का से पक्का होना ही है, बिजनेस का क्राइटेरिया पक्का से पक्का होना ही चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हम लोग करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखा जाएगा। जब सर्विस का इंपोर्ट आप करते हो तो वो उसको आप इंटर स्टेट सप्लाई मानोगे ही मानोगे, यानी कि GST के दायरे में आ जाएगा। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे कि कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। ठीक है, कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है जब गौरतलब है कि जब सेंट आउट या टेकन आउट किया गया इंडिया से एग्जीबिशन पर्पस के लिए, तो सबसे पहली बात है कि कंसिडरेशन नहीं है। अब कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, पहला टेस्ट में सप्लाई नहीं है। दूसरा टेस्ट कि क्या शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बोला गया कि शेड्यूल 1 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है CGST एक्ट के कि ये आपका गुड्स भारत के बाहर एग्जीबिशन पर्पस के लिए ले जाना डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। यानी कि शेड्यूल 1 के हिसाब से भी न सप्लाई है, न शेड्यूल 1 के हिसाब से डीम्ड सप्लाई है, न सप्लाई है न डीम्ड सप्लाई है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जब न सप्लाई है न डीम्ड सप्लाई है, पहला तो एनालिसिस कर लिया, सेक्शन 7 ऑफ द एक्टिविटीज टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एग्जीबिशन नॉट इन इटसेल्फ कंस्टिट्यूट ए सप्लाई, इसको सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। और जब सप्लाई नहीं माना जाएगा तो GST का सवाल ही नहीं उठता है अंडर GST सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन एट दिस टाइम। अभी तो फिलहाल कंसिडरेशन ही नहीं है, ना शेड्यूल 1 का डीम्ड सप्लाई में कवर्ड है। दूसरी बात बोली गई कि डिलीवरी रूल 55 के आपका डिलीवरी चलान के साथ जो है वो सप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पर एक आता है आपका, इसको आप सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई बोल ही नहीं सकते हो। जीरो रेटेड सप्लाई की क्या खासियत होती है, सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में बताया गया है। जीरो रेटेड सप्लाई ये क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, अगर आपका सप्लाई एक्सपोर्ट है, ठीक है, अब एक्सपोर्ट सप्लाई करते हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है एक्सपोर्ट के केस में आपका टैक्स नहीं लगता है, नो GST। लेकिन जो आप इनवर्ट सप्लाई करते हो, इनवर्ट सप्लाई पे आपको ITC मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बुक कर सकते हो। अब अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर सकते हो तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करना, तो ये ITC जो है वो आप बुक कर सकते हो, मतलब ITC भी ले सकते हो और यहाँ पर टैक्स GST देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ITC का पैसा जब आप क्रेडिट लेते लेते जमा हो गया तो इसको आप क्लेम भी कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट होगा उसमें क्राइटेरिया होता है कि बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से जो है, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके जो है वो आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक दो ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट करने का जो कि हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया, यही बात बताई गई सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में, इसी को बोला गया जीरो रेटेड सप्लाई। बोला गया तो क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं तो जीरो रेटेड की बात कहाँ से आती है, इसीलिए बॉन्ड या LUT जो है ये सब एनालिसिस कर रहा है कौन, तो आपका सर्कुलर बोर्ड। ठीक है, तो सिंस सच गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज नॉट सप्लाई, it necessary follows that it is not a zero rated supply as per section 16 of IGST Act। तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये जो है सेक्शन 16 के तहत जीरो रेट सप्लाई हो। Therefore execution of bond or letter of undertaking required under section 16 ऑफ IGST एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। चौथी बात यहाँ पर बताई गई, गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया इन दिस मैनर आर रिक्वायर्ड टू बी आइदर सोल्ड और ब्राउट बैक। अब यहाँ पर जो है एक क्लॉज आता है, कभी भी जो है गुड्स को आप ऑन कंसाइनमेंट बेसिस जो है सेल और अप्रूवल बेसिस वगैरह पे जब आप सप्लाई करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जिस दिन सप्लाई करा है, जिस दिन सप्लाई करा है उस दिन के 6 महीनों के भीतर, 6 मंथ के भीतर, या फिर एक्चुअल सेल या ट्रांसफ़र हो गया, एक्चुअल सेल या ट्रांसफ़र हो गया, जो भी दोनों में अर्लियर है, ठीक है, अर्लियर दोनों में जो भी होगा इनवॉइस इशू कर देना पड़ता है।
सप्लाई मान लिया जाएगा, इनवॉइस इशू कर देना पड़ता है, यानी कि सप्लाई मान लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि 6 महीनों के भीतर में आपने भेज तो दिया है विदेश में एग्जीबिशन करने के लिए, लेकिन 6 महीनों के भीतर में अगर वापस नहीं आया तो जिस दिन छठा मंथ बीतता है उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 6 मंथ एक्सपायर किया तो उसको रिमूवल मान लिया जाएगा, रिमूवल मान लिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर 6 महीनों के अंदर में आपने क्या किया, इनवॉइस जो है वो इशू कर देना है छठा मंथ बीतने के साथ। लेकिन ये जो डीम्ड सप्लाई, इसको आपने तत्काल सप्लाई मान लिया है। अब डीम्ड सप्लाई के बेसिस पर आप किसी भी प्रकार का जीरो रेटेड सप्लाई बोलकर रिफंड बेनिफिट नहीं ले सकते हो। जो यहाँ पर अभी हमने बात करी थी कि आईजीएसटी एक्ट के तहत यहाँ पर टेकन आउट ऑफ इंडिया सी नंबर क्लॉज का वो रिफंड आप नहीं ले सकते हो, आईटीसी का रिफंड नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने से तक में अगर मान लीजिए फुल या पार्ट जो है एक्चुअल में सेल हो गया, तो उस फुल या पार्ट जो सोल्ड आउट हुआ है उसको ऊपर आप जीरो रेटेड सप्लाई बोलकर रिफंड क्लेम कर सकते हो, उस पर जीरो रेटेड सप्लाई बोलकर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारी बातें जो है एनालिसिस करके बोली गई कि गुड्स जो भारत के बाहर ले गया वो बोला गया आइदर गुड्स सोल्ड और बाउट बैक विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। फिर क्लॉज नंबर ई आपको क्या बोलता है, क्लॉज नंबर ई बोलता है सप्लाई वुड बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस इफ गुड्स आर नाइदर सोल्ड अब्रॉड नॉर ब्राउट बैक विद इन 6 मंथ। 6 महीनों के अंदर, 6 महीने बीतने के साथ, ठीक है, आपने बेचा भी नहीं और रिमूवल का आपका 6 महीना हो गया, आपने विदेश जो भेजा था एग्जीबिशन पर्पस के लिए, तो उसको मान लीजिए उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। इन दिस केस द सेंडर शैल इशू टैक्स इनवॉइस ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जिस दिन आपने रिमूवल करा है, ठीक है, उसके 6 महीने बीतने के साथ आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और आपका वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, जो आपने ना बेचा है और ना बाउट बैक किया है। यहाँ पर बात करते हैं कि आपने अभी न बेचा है ना बाउट बैक हुआ है, 6 मंथ एक्सपायर होने के कारण जो इनवॉइस इशू करा है, इस इनवॉइस के बेसिस पर आप जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडिंग रिफंड का बेनिफिट नहीं ले सकते हो ये वाले इनवॉइस के कारण। लेकिन यहाँ पर क्लॉज नंबर एफ कहानी को बदल देता है, बोलता है कि अगर सप्लाई जो किया था आपने वो पूरा या आधा, ठीक है, विद इन 6 मंथ आपने सेल कर दिया, 6 महीने बीते नहीं आपने सेल कर दिया, द सप्लाई शैल बी हेल्ड टू हैव बीन इफेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विचएवर इज अर्लियर में सप्लाई इफेक्ट मान लिया जाएगा और एक्चुअल सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी आपने बेचा है उस सिचुएशन में जो आप इनवॉइस इशू करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बोला गया है कि दिस सप्लाई शैल बिकम जीरो रेटेड सप्लाई, उसको जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा मिल जाएगा। वास्तविक सेल हुआ तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा मिल जाएगा इनवॉइस इशू करते के वक्त में। हाउएवर रिफंड इन रिलेशन टू सच सप्लाई शैल बी अवेलेबल only as refund of unutilized ITC and not as refund of IGST। अब यहाँ पर कहानी की बात क्या आती है, यहाँ पर आपने जो है एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, एक्सपोर्ट किया था आपने जो है 1000 क्वांटिटी। अब 1000 क्वांटिटी में आपको क्या करना है, दो सिचुएशन होता है। एक तो विद इन 6 मंथ जो है, विद इन 6 मंथ फुल और पार्ट नॉट सेल, कुछ भी बिका ही नहीं, फुल और पार्ट जो है नॉट सेल। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करेगा, उस सिचुएशन में बोला गया कि आपने 6 महीनों के अंदर विद इन 6 मंथ आपने ना बेचा और ना भारत में बाउट बैक किया, तो 6 मंथ एक्सपायरी के दिन, मान लीजिए 6 मंथ एक्सपायरी होता है 15 मई 2020 को, ठीक है, 15 मई 2020 को 6 मंथ अगर बीत गया, ठीक है, तो आपको 15 मई के अंतिम दिन या फिर 16 तारीख को क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब इसको जीरो रेटेड सप्लाई का भी दर्जा नहीं मिलेगा। अब जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा, एक्सपोर्ट तो एक्चुअली में आपने विदेश तो भेजा है, इनवॉइस एक्सपोर्ट बोलकर आपको इशू करना पड़ गया, यानी कि आप जीएसटी तो उस पैसे पर देना पड़ा, लेकिन आपको जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 6 महीनों के अंदर में आपने फुल और पार्ट, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 700 क्वांटिटी आपने सेल कर दी, एक्चुअल सेल कर दिया 300 पर, तो आपने समझ गया कि 300 पर यही वाला ट्रीटमेंट होगा, आपको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा। 700 क्वांटिटी जो आपने सेल कर दी, ठीक है, एग्जीबिशन पर्पस के लिए आप बाहर ले गए थे, एक्चुअल में सेल हो गया 6 महीनों के भीतर ही। तो इस जिस दिन सेल हुआ, मान लीजिए कि 5 अप्रैल को सेल हुआ, ठीक है, 5 अप्रैल को सेल हुआ, तो ये 5 अप्रैल को ही आपको इनवॉइस इशू आप करोगे। अब जो इनवॉइस इशू करोगे तो अकॉर्डिंगली यानी कि ये माना जाएगा 700 क्वांटिटी एक्सपोर्ट हो गया तो ये जीरो रेटेड सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट के बदले में जो आपने यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलकर आईजीएसटी का जो पैसा आपने दिया उसका रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई जो 700 क्वांटिटी का प्रोपोर्शनेट मान लिया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट का
आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, इसका क्लेम कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो। यही बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। इफ़ स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड फुल्ली और पार्टली, अगर स्पेसिफाइड गुड्स को पूरा और पार्टली बेचा जाता है 6 महीनों के अंदर में, तो सप्लाई जो है उसको इफेक्टेड मान लिया जाएगा उस रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी आपने सेल कर दिया है। ठीक है, इस केस में सेंडर इशू करेगा टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि आपने सोल्ड करा है। ठीक है, दी सप्लाई शैल बिकम जीरो रेटेड सप्लाई, जो सोल्ड करा है वो सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा जैसे ही मिल गया वैसे ही आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड के केस में बोला गया कि वो जीरो रेटेड सप्लाई के कारण जो आपका अनयूटिलाइज आईटीसी है केवल उसी का रिफंड मिलेगा, ना कि आप सप्लाई बोलकर जो आईजीएसटी पे किया था उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर दी गई है। कई जगह यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट्स है सर्कुलर है उसका इफेक्ट है कई चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पर आपको और क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर बाउट बैक इन इंडिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 6 महीनों के अंदर में आपने बेचा भी नहीं और वापस आ गया तो उस पर टैक्स लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपने जाना, एक बार इस सर्कुलर को आप खुद से रीड कर लेना। फिर हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बताता है। इसमें आएगा आपका 9 का 1 आपको क्या बोलता है कि सीजीएसटी लगेगा सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। ठीक है, सीजीएसटी लगेगा और आपको पता है सीजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर तो आपको जीएसटी लगता ही नहीं है, वो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही आर्टिकल 366 का क्लॉज 12A में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं किस वैल्यू पर, तो जो ये वैल्यू जो डिटरमाइन की जाएगी, अब आपको तो जीएसटी लगेगा लेकिन उसके लिए वैल्यू भी चाहिए और रेट भी चाहिए। जीएसटी का वैल्यू भी लगेगा, रेट भी लगेगा। तो रेट तो नोटिफाइड जो अभी हमने देखा उनमें से कोई रेट होगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू जो है सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 के 1 में दिया गया है। उसमें आपको बताया गया है कि कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और डिस्काउंट का अमाउंट जो है माइनस करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ 5 प्रकार के एडजस्टमेंट है और डिस्काउंट वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू पर आपको क्या करेगा कि जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी जो लगेगा वो मैक्सिमम 20% का सीजीएसटी लग सकता है, मैक्सिमम 20% का सीजीएसटी लग सकता है। ये 9 का 1 सब्जेक्ट टू 9 का 2 होता है। अब ये 9 का 2 क्या बोल रहा है, पहले हमने देखा है 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगेगा उस दिन से जब काउंसिल मीटिंग में जीएसटी काउंसिल आपका डिस्कशन करने के बाद गवर्नमेंट को बोली कि नोटिफाई करना और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, उस दिन से जीएसटी लगेगा। तो फिलहाल हमारी चर्चा क्या है, 9 का 1 बोलता है सीजीएसटी लगेगा सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जिस वैल्यू पर लगेगा वो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। स्पेसिफाइड रेट से रहेगा लेकिन वो रेट मैक्स 20% हो सकता है। तो यही बात को एक बार आप पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 का 2 बोलता है कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नोटिफाइड डेट से जीएसटी लगेगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 देयर शैल बी लेवी ए टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, एक प्रकार का टैक्स लगेगा जिसका नाम रखा गया सीजीएसटी। सारे इंट्रास्टेट सप्लाई पर लगेगा, गुड सर्विस या बोथ के, लेकिन क्योंकि जीएसटी के लिए एक्सेप्शन दिया गया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए उस पर नहीं लगेगा। किस वैल्यू पर लगेगा, जो सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन किया गया हो, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20% एज में गवर्नमेंट नोटिफाई, जो सरकार नोटिफाई करती है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड कलेक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब, जो आपका 40% तक मैक्स रिकमेंड कर सकती है गवर्नमेंट को। ठीक है, नोटिफाई करने के लिए रेट 20% तक सीजीएसटी और 20% तक एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और कलेक्शन इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। कलेक्शन किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कलेक्शन की बात आती है। ठीक है, और पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेता है या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होता है, उसको टैक्सेबल पर्सन कहा गया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 22 में बताया गया है कि टर्नओवर, जब मैं केवल सेक्शन बोलता हूं तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, टर्नओवर आपका स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
सेक्शन 23 बताता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 24 बताता है कि कुछ लोगों को 1 रुपये का भी टर्नओवर देखा भी नहीं जाएगा। यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है उन लोगों को बोला गया है कि हर हाल में भैया तुमको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और सेक्शन 25 बताता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं आपको फिर से बता दूं, 22 बताता है टर्नओवर की सीमा, जिसके आधार पर जो नोटिफाई में बताया गया है उतना टर्नओवर एक्सीड करोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 23 बताता है कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। 24 बताता है कुछ लोगों को हर हाल में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और 25 बताता है प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से जो है वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेक्शन 25 बताता है। तो 22, 23, 24 और 25 इन सेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। 22, 23, 24, 25 इन सेक्शन को ध्यान में रखना है। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ, जो कि सेक्शन 22 के तहत सेक्शन 22 के तहत या फिर सेक्शन 24 के तहत जो लायबल है या 25 के प्रोसीजर से जो रजिस्ट्रेशन ले लेता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कहानी देखी। अब 9(2) की कहानी तो ये तो पहले भी देखी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन जब आएगा उस दिन हम एक दिन नोटिफाई करेंगे। उस दिन से ये 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब मैं 5PP केवल बोलूँगा। जब मैं 5PP लिखूंगा तो आपको ये याद आना चाहिए 9 का 2 और 5 प्रकार के नोटिफाइड प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट के नोटिफाइड डेट से ही जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर कहानी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसको पेट्रोल के नाम से पुकारते हो, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर उस दिन से जीएसटी लगाएगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा था कि इन सब पर फिलहाल जो एग्जिस्टिंग टैक्स था, एक्साइज, वैट वगैरह, वो सब तत्काल चल ही रहा है। उसके बाद 9(3) की बात करते हैं। 9(3) और 9(4) बताता है, एक तो होता है सप्लायर और दूसरा होता है रिसिपिएंट। सप्लायर तो 9 का 1 बोला सप्लायर टैक्स देगा, ठीक है, लेकिन 9 का 3 और 9 का 4 क्या बोलता है कि रिसिपिएंट टैक्स देगा, रिसिपिएंट टैक्स देगा। ठीक है, अब ये जो 9 का 3 बताता है, ये बताता है नोटिफाइड मामलों में, जो कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन करके सप्लाई को, जिस गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई को नोटिफाई सरकार करेगी। 9 का 4 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप स्पेसिफिक क्लास का रजिस्टर्ड पर्सन हो और स्पेसिफिक क्लास का सप्लाई लेते हो, जो सप्लाई का क्लास और रजिस्टर्ड पर्सन का क्लास कौन बताएगी, सरकार बताएगी। तो उस सिचुएशन में, इन दो सिचुएशन में जो रिसिपिएंट बंदा होगा, ठीक है, उस रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सप्लायर यहाँ पर टैक्स देने से बच जाएगा। फिर एक कहानी आती है जहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक तरह का इंटरमीडियरी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ये बताता है कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो भी हम लोग जो हैं सीजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सीजीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई को ध्यान में रखकर। सेम आपको ध्यान में रखना है कि आईजीएसटी एक्ट भी आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी में भी ऐसा ही कानून होगा अपने अपने स्टेट के संदर्भ में। ये सीजीएसटी हम पढ़ रहे हैं और इतना टोटल लगभग इन दोनों का टोटल आईजीएसटी होता है। ठीक है, इन दोनों का टोटल आईजीएसटी होता है। ठीक है, अब कहानी बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देता है, ना सप्लायर ना रिसिपिएंट, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। ये कहानी अभी अभी आने वाली है, ये आएगी 9 के 5 में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जायजा दे दिया। अब हम लोग 9 का 3 देखते हैं। 9 का 3 क्या बोलता है? 9 का 3 बोलता है कि नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस पर जो आपका रिसिपिएंट होगा वो टैक्स देगा और सारे प्रोविजन एज इफ एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि वही सप्लायर हो। सारा जो प्रोसीजर है वो सब उसी को जीएसटी का नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे रिटर्न फाइल करना वगैरह। गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना सरकार कुछ नहीं करती है। नोटिफिकेशन से उस कैटेगरी ऑफ सप्लाई को बता सकती है, गुड सर्विस एंड बोथ के सप्लाई को बता सकती है कैटेगरी ऑफ सप्लाई से, जिस पर टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस से पे किया जाएगा, रिवर्स चार्ज बेसिस से पे किया जाएगा। और सरकार ने ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा है और हर बार नोटिफिकेशन में कुछ न कुछ आइटम ऐड हो जाते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से लिस्ट हैं। मुख्य तौर पे हमको पढ़ने हैं सर्विस के बारे में, सर्विस नोटिफाइड, जिस पर जो है रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, एंड सारे प्रोविजन एक्ट के उसी रिसिपिएंट पर अप्लाई होंगे, उसी रिसिपिएंट पर अप्लाई होंगे एज इफ वही लायबल है टैक्स पे करने के लिए जीएसटी में। ठीक है, उसी को जो है अपराधी मानकर वही लायबल पर्सन बोलकर उसको सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब जहाँ तक 9 के 4 की बात करते हैं, इसका अमेंडमेंट हुआ था आपके नवंबर
2019 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है, इसकी वजह से रिसेंट अमेंडमेंट कहने की वजह से मैंने यहाँ पर क्लॉज को 9(4) करा हुआ है रेड कलर से, ठीक है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन आपका सप्लायर है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप किससे सप्लाई लेते हो, इस बंदे से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड पर्सन स्पेशल क्लास के हो आप, ये क्लास नोटिफाइड किया है, करेगा सरकार। तो नोटिफाइड क्लास के रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, सब रिसिपिएंट नहीं, ठीक है। उसके बाद जो सप्लाई आप लेते हो, गुड सर्विस या बोथ का जो सप्लाई लेते हो, ये सप्लाई भी नोटिफाइड है, तो उस परिस्थिति में आप ही को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसे समोसा कचौड़ी और जो है चाय कॉफ़ी मंगवाते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन, उन लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तभी भी उस पैसे पर रजिस्टर्ड पर्सन बोलकर आपको टैक्स देना पड़ता था। उससे आप बच गए क्योंकि केवल नोटिफाइड सप्लाई के रिस्पेक्ट में है। और रिसिपिएंट यहाँ पर नोटिफाइड होना चाहिए, सारे प्रकार के रिसिपिएंट को ये कानून एप्लीकेबल भी नहीं होगा। ये जो नोटिफाइड की बात हमने करी, ये क्लियर किया गया आपके 2019 के अमेंडमेंट्स में, ठीक है। इसीलिए वाई दिस अमेंडमेंट करके दिया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफाई कर सकती है, ठीक है, जिसमें स्पेसिफाई कर सकती है उस क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो अगर सप्लाई लेता है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड बंदर से, वो पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पर एज रिसिपिएंट टैक्स, और एक्ट के सारे प्रोविजन एज सच उसको एप्लीकेबल होंगे, मानो कि वही सप्लायर है। एक बार आप रीड कर लेना। फिर हम लोग बात करते हैं 9(5) के बारे में। 9(5) जैसा कि हमने बोला कि न सप्लायर न रिसिपिएंट बल्कि इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर अपराधी बनेगा, मतलब इसको टैक्स देना पड़ेगा और एक्ट के सारे प्रोविजन इनको एप्लीकेबल होंगे 9(5) बोला। तो गवर्नमेंट जो है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट 3 प्रकार की सर्विस जो है अभी नोटिफाई करी हुई है, जो हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे, जिसमें मुख्य तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने ट्रांसपोर्ट सर्विस ओला वगैरह है, ठीक है, उसके बाद जो है नोटिफाइड किया गया है होटल वगैरह है, ठीक है। होटल भी आप ऐप से बुक करते हो तो आपने देखा ही है, इसका मतलब उन्हीं लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोला गया है। या फिर जो है वो आपने आजकल ये हुआ है प्लम्बर वगैरह का बुकिंग भी आपको ऐप से ही होने लगा है, तो इन सबको कवर करके रखा है। इसीलिए बोला गया है बाय नोटिफिकेशन कैटेगरी ऑफ सर्विस, यहाँ पर सर्विस की ही केवल बात हो रही है, कैटेगरी ऑफ सर्विस और इंट्रा स्टेट सप्लाई की ही बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर केवल इंट्रा कॉमर्स ऑपरेटर के मामले में टैक्स देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्शन 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब जिसने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लिया है उसमें लिस्ट में एक नाम लिखा हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला, इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला लिखा हुआ है। इसका मतलब इंटर स्टेट सप्लाई जो है सेक्शन 24 में ही कवर हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलकर जो टैक्स देने की बात आ रही है वो केवल यहाँ पर इंट्रा स्टेट की बात आ रही है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको टैक्स देना है भाई साहब इको, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिस्ट में ये इको भी आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जिसपे टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा एज इफ उसी के थ्रू सप्लाई हुआ है तो वही करेगा टैक्स, ठीक है। ये इको इसके थ्रू सप्लाई किया है इन दोनों ने, ठीक है। ये मीडिएटर का काम किया, जैसे आपका ओला उबेर हो गया, ठीक है। ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर केवल सर्विस नोटिफाई किया गया है। कौन कौन सा नोटिफाई किया है ये सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो इको की बात जब आती है तो इको के साथ एक प्रोविजो जोड़ दिया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मान लीजिए एक ऐप है, इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। फिजिकल अस्तित्व अगर इसका कोई मान लीजिए कि आपके शहर में, आपके राज्य में मान लीजिए कि जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, उसका ऑफिस है, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस है, तब तो वहीं से वही बंदा जो होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा, कंपनी फर्म या वटेवर पर्सन होगा, वो लायबल होगा आपका टैक्स पे करने के लिए। अगर मान लीजिए फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, नॉट फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में तो कोई ना कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, वो लायबल होगा। अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और पर्सन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, इस सिचुएशन में आपको बोला गया है अपॉइंट करना पड़ेगा पर्सन रिप्रेजेंटेटिव,
ठीक है, अपॉइंट करना पड़ेगा। ये प्रोविज़ो में दिया गया है, 9(5) के प्रोविज़ो के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो 9(5) का प्रोविज़ो यही बात बोलता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, वहाँ पर जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, उसी को इको मानकर अकॉर्डिंगली वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। लेकिन जहाँ पर आपका ना फिजिकल प्रेजेंस है और ना आपका टैक्सेबल टेरिटरी में फिर ना फिजिकल प्रेजेंस है और ना कोई आपका पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट, मतलब आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वही पर्सन लायबल होगा टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है। अब बात आएगी सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 जो CGST एक्ट का है, इसको मैंने आपको क्या बोला है, स्कोप ऑफ सप्लाई, यानी कि ये मेन सेक्शन को बताता है, स्कोप ऑफ सप्लाई को बताता है। यहाँ पर मैंने आपको जो है मुख्य तौर पे बताया था, दो बातें तो पक्का से पक्का बताया था। एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कुछ केस में छोड़कर, जैसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 को छोड़कर, ठीक है, इसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तभी भी चलेगा। कंसिडरेशन होना एक अनिवार्य क्राइटेरिया है। दूसरा, बिजनेस होना एक अनिवार्य क्राइटेरिया है, यानी कि इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है वो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन किया जाएगा, तभी उसको सप्लाई बोला जाएगा, तभी वो GST के दायरे में आएगा। अब कहानी यहाँ पर हमारी आगे बढ़ती है सेक्शन 2 के 17 की, जिसमें बोला गया है बिजनेस में इंक्लूड होगा। अभी बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, किसी भी प्रकार का ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर किसी भी प्रकार का इंक्लूड होगा। जैसे कि आप जो हैं किसी चीज़ का बिजनेस करते हो, ठीक है, या फिर बैंक वाले जो हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, या फिर आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर किसी आर्टिकल या थिंग का करते हो, ठीक है, तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है कि ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर बिजनेस माना जाता है। प्रोफेशन एंड वोकेशन बिजनेस माना जाता है, PGBP के भी जो बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में भी आपने सेक्शन 28 में ये सारी चीज़ें देखी हुई है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जो एडवेंचर की, किसी प्रकार का जो नेचर का एडवेंचर्स होता है, वो बिजनेस प्रोफेशन में भी आपने देखा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर सब में भी देखा है आपने कि आपका जो भी रेस हॉर्स वगैरह सब होता है, क्लबिंग वगैरह होता है, उसमें भी आपने देखा है कि एडवेंचर्स जो है वो बिजनेस होता है। यहाँ पर उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि वेजेस की, प्रोफेशन में आपका क्या हो गया, CA फर्म का प्रैक्टिस हो गया, आर्टिस्ट कोई डांस करता है, एक्टर एक्ट्रेस जो है वो काम करते हैं, ठीक है, उन सबका काम जो है आपका वो आपका बिजनेस कहलाया। उसके बाद जो है वेजेस और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़ जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या है कि बिजनेस जरूरी नहीं है कि पिक्योनरी बेनिफिट के लिए किया जाए, ठीक है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग हम आपसे क्राइटेरिया पूछ ही नहीं रहे, बस आप बिजनेस करते हो ना तो GST के दायरे में आओगे, क्योंकि वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि 2 का 17 मतलब होता है खतरा, यानी कि बिजनेस में बहुत खतरा होता है, इसीलिए सेक्शन 2 का 17 करके आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 2 का 17 बिजनेस मतलब आपका यहाँ पर 17 मतलब खतरा करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि बिजनेस की जो क्लॉज नंबर है उसके साथ आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं वेदर और नॉट फॉर पिक्योनरी बेनिफिट, ठीक है, यानी कि इंटेंशन हो या प्रॉफिट का नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल जो होता है वो क्या करता है, फार्मर लोगों को, मान लो कि कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, फार्मर लोगों को आपका फ्री में जो है मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्री में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। अब कंसिडरेशन का होना आवश्यक है, यानी कि वो मेंबर वगैरह बन गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का, हॉस्पिटल्स का, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है उतना ही पैसा लगता है जिनका उनका कॉस्ट होता है, तो इसका मतलब पिक्योनरी बेनिफिट होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका हो गया, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपका बिजनेस करती है, ठीक है, इसका मतलब वो कुछ तो पैसे लेती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बोलकर एग्जम्प्टेड हो, ठीक है, वो बात अलग है कि GST नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया बिजनेस तो कहलाएगा। फिलहाल हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि बिजनेस होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं यानी कि इकोनॉमिक या फिर प्रॉफिट का जरूरी नहीं है। फिर हमने यहाँ पर जो बिजनेस की चर्चा करी उसके संदर्भ में दो बातें आती हैं, बोला गया है एक्टिविटी कोई इंसिलरी और इंसिडेंटल होता है इन बिजनेस से रिलेटेड, जो आपने जो देखा ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वैकेशन वेजेस या फिर अदर सिमिलर एक्टिविटीज, उसके कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी, ठीक है, तो वो भी बिजनेस कहलाएगा,
ठीक है, वो भी बिजनेस कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कनेक्टेड, इंसिडेंटल और एंसिलरी शब्द से जो है बिजनेस के स्कोप को बढ़ा दिया गया। जैसे आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हो और कोई स्क्रैप जनरेट होता है, उस स्क्रैप को आप बेचते हो तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, ठीक है। बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो आपको लॉकर सर्विस भी हम देंगे, बैंक का लॉकर सर्विस भी देंगे। तो उस सिचुएशन में वो भी आपका कनेक्टेड या इंसिडेंटल हो गया। ठीक है, कनेक्टेड या इंसिडेंटल हो गया। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारी बातें कनेक्टेड और इंसिडेंटल हो गया। तो इन सब बिजनेस के बारे में बोलेगा कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी। तो बिजनेस से रिलेटेड भी एक्टिविटीज होगी तो उसको बिजनेस ही माना जाएगा। अकॉर्डिंगली बिजनेस बोलकर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। फिर हमारी क्लॉज ए की कहानी खत्म नहीं हुई। तीसरे भाग में क्लॉज ए की, यानी कि जो आपने देखा था ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजेस और अदर सिमिलर एक्टिविटीज, उसी में कहानी बताई गई है कि कितने भी वॉल्यूम का करो, फ्रीक्वेंसी का करो, कंटिन्यूटी का करो या रेगुलेटरी का करो, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेस है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो अनिल कपूर ने पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग को बेचा। ठीक है, आपने मूवी में देखा कि पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग को बेचा। तो भले ही वो वन टाइम एक्टिविटीज है, सिंगल या फिर जो ओकेजनल एक्टिविटीज है या वन टाइम ट्रेड है, वो बिजनेस कहलाएगा। 2K17 के हिसाब से वो बिजनेस कहलाएगा। मान लीजिए कि सड़क पर आपको एक सोने की अंगूठी मिली, ठीक है, उसको आपने सेल कर दिया। जब आप गोल्ड की अंगूठी को सेल करोगे तो वो भी बिजनेस कहलाएगा। वो ज्वेलरी भी बेचना बिजनेस कहलाएगा। सीए फर्म में आपने देखा कि जो पुराने न्यूज़पेपर है उसको आप सेल करते हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा। भले ही आप कोई भी वॉल्यूम हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी बेसिस पर, रेगुलरली बेसिस पर वो काम करते हो या नहीं करते हो, उससे फर्क नहीं कहलाएगा। बिजनेस है तो फिर बिजनेस है। ठीक है, तो ये बात हमने देखी कि कैटेगरी ए में बिजनेस की परिभाषा दी गई है। अब हम बिजनेस की परिभाषा को और आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि बिजनेस और किसको कहा जाएगा। अगर किसी बिजनेस को आप चालू करने वाले हो या बंद करने वाले हो, उस रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे। कोई भी कैपिटल गुड्स वगैरह खरीदते हो या सर्विस वगैरह खरीदते हो, ठीक है, कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ और कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। इस परिस्थिति में तो अब यहाँ पर क्या आती है कहानी, यहाँ पर आती है आपकी कि आपका सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर बात आती है कि बिजनेस शुरू करने के पहले आपने जो कैपिटल एसेट्स खरीदा, मशीन वगैरह खरीदा, आपका कमेंसमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कैपिटल एसेट्स खरीदा, ठीक है, या फिर जो है आपने प्रोडक्शन वगैरह करना है तो रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये खरीदना भी आपका क्या हो गया, ये आपका खरीदना भी जो है आपका बिजनेस कहलाया। यानी कि सप्लाई की परिभाषा के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये खरीदना भी आपका सप्लाई की परिभाषा के लिए काफ़ी है, खरीदना बेचना भी। अगर यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से आपको टैक्स देना है तो बतौर रेसिपिएंट आप खरीदार होकर टैक्स देने के लिए, जीएसटी देने के लिए लायबल हो जाओगे सरकार के खाते में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम में जो भी आपका बचा हुआ स्टॉक है या फिर आपका जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल करते हो तो वो भी बिजनेस कहलाएगा ही। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री बनानी है, उसमें रियल एस्टेट ब्रोकर के से बात करके आपने ज़मीन खरीदी, ये ज़मीन का पैसा तो पे किया ही किया, ब्रोकरेज चार्जेस भी दिए, तो वो भी आपका क्या हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हो गया। यानी कि उसको बिजनेस के दौरान किया हुआ मानकर उसमें उसको जो है सेक्शन 7 के तहत सप्लाई के स्कोप में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमने देखी। अब और किस चीज़ को बिजनेस बोलते हो, तो यहाँ पर बोला गया कि क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या अदर बॉडी। ठीक है, आपने क्या किया कि ये सारी चीज़ें नाम की चीज़ें बनाई, ये सारी नाम की क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या फिर अदर सच बॉडी आपने बनाया, उस पर क्या किया, मेंबर बनाए, उसमें मेंबर बनाए। ठीक है, उस मेंबर को क्या करोगे, फैसिलिटीज़ या बेनिफिट दोगे। ठीक है, उस मेंबर से आप पैसा चार्ज करते हो सब्सक्रिप्शन या एनी अदर कंसिडरेशन के नाम पर। ठीक है, पैसा चार्ज करते हो सब्सक्रिप्शन या अदर चीज़ों के नाम पर। ठीक है, जैसे कि आपने एक क्लब बनाया, उस क्लब में बहुत सारी खेलने की और उसके बाद जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ दी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उसको क्या बोलोगे, बिजनेस बोलोगे। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एक ऐसा मतलब फार्मर मेंबर लोग बनाती है और उन फार्मर को कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देती है, इसका मतलब वो आपका इस कैटेगरी में बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह भी होते हैं जिसमें आप मंथली मेंटेनेंस देते हो। ठीक है, उसमें रिक्रिएशन फैसिलिटी, क्लब वगैरह के फॉर्म में जो है आपको सर्विसेज दी जाती है, तो वो भी आपको क्या कहलाएगा, वो भी आपका कहलाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है,
उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपकी रेसिडेंशियल सोसाइटी वाली क्या बोलती है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब टाइम पर जमा आप नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से कुछ परसेंटेज कंसिडरेशन लेकर हम आपका ये सब काम करेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल फ्लैट ओनर से उसके बदले में पैसा लेती है, तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में बिजनेस ही हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें यानी कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। एग्जम्पशन, लिमिटेशन, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बिजनेस की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, कितने के बाद जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, एग्जम्प्टेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जीएसटी की नज़रों में वो बिजनेस है, यानी कि इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहलाएगा। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस, किसी भी प्रेमाइसेस में, साफ साफ बोल दिया, एकदम अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपका किसी भी प्रेमाइसेस में एडमिशन लेते हो, तो इसका मतलब आप पीवीआर सिनेमा का टिकट बुक करते हो, मूवी देखने के लिए गए, तो वहाँ पर भी आपका जो है वो आपका बिजनेस कहलाएगा कि आप किसी प्रेमाइसेस में तो इंटर कर रहे हो ना। आर्ट एग्जीबिशन का टिकट लिए, गवर्नमेंट म्यूजियम में एंट्री लिए, ठीक है, ताजमहल देखने के लिए गए, तो इसका मतलब किसी भी प्रेमाइसेस में इंटर करने के लिए अगर कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है तो वो बिजनेस कहलाएगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस, एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। यहाँ पर क्या बात होती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपका ट्रेड, प्रोफेशन या वोकेशन के दौरान आप कोई ऑफिस होल्ड करके रखे हो, ऑफिस होल्ड करके रखे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, सीएफओ हो, किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, आपने क्या करा है, ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन के अंतर्गत आपने एक ऑफिस होल्ड करके रखा है। अब आपने ऑफिस होल्ड करके रखा, एक्सेप्टेड। अब आप क्या करते हो यहाँ पर बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ए लिमिटेड को एमालगमेशन करना है XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब ये नई कंपनी XYZ लिमिटेड बनने वाली है। अब ये एमालगमेशन के दौरान आप कंसल्टेंसी देते हो, ठीक है, तो यानी कि ये भी आप बिजनेस कहलाएगा, ये कंसल्टेंसी देना भी आपका बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जिसका अमेंडमेंट हुआ था आपके 2019 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या होता है, जो भी रेस क्लब की बात जब हम लोग करते हैं, ठीक है, मान लो कि जो क्या रेस कोर्स है, ठीक है, जो रेस कोर्स है पुणे में, ठीक है, उसमें रेस होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो जो रेस क्लब है, वो रेस क्लब कोई भी एक्टिविटीज़ ऑफ ए रेस क्लब, हर एक प्रकार की एक्टिविटीज़, ये जो रेस क्लब है उसकी हर एक प्रकार की एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर, ठीक है। मतलब जब रेस होता है तो क्या होता है कि ये लोग जो है कंप्यूटर वगैरह मेंटेन करके रखते हैं, इस पर जो है पैसा जो है लगाया जाता है, इस घोड़े पे इतना पैसा लगाओ, इस घोड़े पे इतना पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, टोटलिसेटर का भी काम करते हैं। इंक्लूडिंग क्या करते हैं कि किसी बुक मेकर को, यानी कि मान लीजिए कि सलमान खान की एजेंसी है, ठीक है, जो कि रेस क्लब में पैसा लगाती है, ठीक है, टिकट बुकिंग करती है, तो बुक मेकर को लाइसेंस देते हैं ये लोग, ये रेस क्लब वाले लाइसेंस देते हैं। तो इनका लाइसेंस देने का भी एक्टिविटीज़, टोटलिसेटर का भी एक्टिविटीज़, और सारी एक्टिविटीज़ जो रेस क्लब की होगी वो बिजनेस कहलाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सलमान खान लाइसेंस्ड बुक मेकर है, उसका सलमान खान को लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ ऑफ लाइसेंस बुक मेकर, उनकी भी एक्टिविटीज़ बोला गया कि भैया लाइसेंस बुक मेकर की एक्टिविटीज़ भी और रब रेस क्लब की एक्टिविटीज़ भी जो है वो आपका बिजनेस कहलाएगी, ठीक है, बिजनेस कहलाएगी। यानी कि रेस क्लब का जो आपका स्कोप है एक्टिविटीज़ का, उसको ब्रॉडन कर दिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट करके। पहले क्या होता था, सर्विस बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ, पहले दो ही प्रकार के सर्विसेज जो हैं वो लाइसेंस देना और टोटलिसेटर का काम करना, वही केवल बिजनेस कहलाता था। लेकिन यहाँ पर बोला हर प्रकार का आपका सर्विसेज, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, बतौर पब्लिक अथॉरिटी ये लोग काम करते हैं, बतौर पब्लिक अथॉरिटी ये लोग काम करते हैं। अब कहानी हमारी आगे बढ़ेगी कि पब्लिक अथॉरिटी का काम करते हैं सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो एग्जम्पशन आगे चलकर आपको दिया जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह के माध्यम से, लेकिन फिलहाल तो ये बिजनेस होगा। अब बिजनेस होगा तभी ही एग्जम्पशन की बात आएगी। इसीलिए एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें आप पब्लिक अथॉरिटी बोलकर इंगेज्ड हो, जिसमें आप पब्लिक अथॉरिटीज़ बोलकर इंगेज्ड हो, तो सरकार की एक्टिविटीज़ भी बिजनेस कहलाएगी। अब कभी भी पढ़ाते वक्त में मैं बिजनेस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आपके दिमाग में सेक्शन 2 का 17 का लिस्ट याद आना चाहिए, सेक्शन 2 का 17 ऑफ CGST एक्ट का लिस्ट याद आना चाहिए।
कभी 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 भी बिजनेस, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के दौरान जो है किया हुआ सप्लाई, उसी पर जीएसटी लगता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो बिजनेस नहीं का बिजनेस होना आवश्यक है, लेकिन कहीं कहीं पर बिजनेस होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मुंबई में जो है वो मुकेश अंबानी ने अपना बहुत शानदार सा घर बनवाया। अब यहाँ पर फॉरेन से जो है उसने क्या किया, आर्किटेक्ट सर्विस जो है वो लिया। इसको आपने क्या बोला, बाहर से लिया इंडिया में, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला। और ये जो घर है, वो घर में तो वो रहने के लिए घर बनवा रहा है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन रहने के लिए करवा रहा है। तो अगर वो बोलेगा कि भैया जो हम जो यहाँ पर घर बनवा रहे हैं उसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन हम करवाएंगे, ठीक है, तो इसके बदले में जो आपको पेमेंट करेंगे कंसिडरेशन, ये तो बिजनेस पर्पस नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला गया इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो, फिर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तो सेक्शन 2 का 17 जो है वो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आपको ध्यान देना है यहाँ पर इंडिया का मतलब, ठीक है, इंडिया का मतलब जीएसटी सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से इंडिया का मतलब आपको जानना है। तो इंडिया में यहाँ पर क्या क्या आता है, इंडिया में जहाँ तक हम लोग यहाँ पर 3 बातें आती है। इंडिया में आपका भारत की धरती, भारत का पानी और भारत का आसमान। ठीक है, धरती, पानी और आसमान। अब ये बताया गया है कि जो धरती की बात हम लोग करते हैं तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जब शब्द इस्तेमाल होगा तो आर्टिकल 1 के हिसाब से उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इस टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, आपको जो भी सप्लाई करोगे, ठीक है, उसका माना जाएगा कि भारत के अंतर्गत सप्लाई किया जा रहा है, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका रिलीवेंस होगा। ठीक है, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाद पानी की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और उसके अंदर का सी बेड सब सॉइल। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का सी बेड मतलब जमीन के नीचे की मिट्टी, सब सॉइल मिट्टी के अंदर का भाग, ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मतलब आपका जो बेस लाइन है, भारत की सीमा का जो बेस लाइन बताया गया है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल मतलब 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.83 किलोमीटर करीब करीब होता है। ठीक है, तो 1.83 किलोमीटर जो है करीब करीब होता है। इसका मतलब इतनी दूरी तक बोला गया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसको नाम बताया गया है उसके सीबेड एंड सबसॉइल को, यानी कि वहाँ भी कोई सर्विस आप सप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको सप्लाई माना गया, तो वो इंडिया में क्या हुआ माना जाएगा। दूसरा यहाँ पर बोला कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या बोलता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये पानी की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी पानी की कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये आपका नोटिफाइड मामलों में यहाँ पर बताया गया है कि ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 24 नॉटिकल माइल और ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो पानी की बात में आपको बस इतना ही याद रखना है फिलहाल। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं एयर स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पर गौर करने वाली बात है एयर स्पेस। अब एयर स्पेस यानी कि आसमान, आसमान सिर्फ 2 ही जगह के ऊपर की बात बता रहा है। एक तो बता रहा है कि आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जमीन के ऊपर का जो भी आसमान है, आसमान की कोई सर्विस सप्लाई होती है तो वो भी आपका इंडिया में माना जाएगा। और दूसरा बताया गया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एयर स्पेस अबव टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। वहाँ पर आपका ये नहीं बोला गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं बोला गया है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो कि ये 12 नॉटिकल माइल की ही बात हम लोग कर रहे हैं, ये आपका इंडिया कहलाएगा। ठीक है, अब मैं कस्टम से कंपेयर करते वक्त में कस्टम एक्ट में यहाँ पर ये डेफिनेशन की चर्चा लूंगा। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जमीन की बात हो गई। पानी की बात जहाँ तक होगी तो टेरिटोरियल वाटर, उसके अंदर का जमीन। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन, जो कि यहाँ पर अदर मैरीटाइम जोन भी आएगा। तो पानी की कहानी इतनी लंबी चौड़ी। उसके बाद एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, एयर स्पेस आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पर्सन, जब पर्सन शब्द का इस्तेमाल होता है जीएसटी में तो पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होंगे। इंडिविजुअल आएंगे पर्सन में, ठीक है, इंडिविजुअल आएंगे, हफ आएंगे। ठीक है, आपका इनकम टैक्स में भी ऐसा ही देखा था, कंपनी, फर्म, LLP, EOP, POI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट।
अब इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड है या फिर विदेश में इनकॉर्पोरेटेड है तो चलेगा, ठीक है। एओपीबीआई हर हाल में चलेगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, भारत में या आउटसाइड इंडिया, जहां भी हो एओपीबीआई को हम लोग यहाँ पर पर्सन मानेंगे। कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि स्टेब्लिश सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के तहत हुआ है, ठीक है, उसको भी पर्सन मानेंगे। फिर गवर्नमेंट कंपनी को भी पर्सन मानेंगे, जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, स्टेट और उसके बाद जो है प्रोविंशियल एक्ट के तहत या सेंट्रल एक्ट के तहत बना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एच नंबर पॉइंट बोला गया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर स्कोप को कितना बढ़ा दिया गया, पर्सन के स्कोप को, ये इनकम टैक्स तक सीमित नहीं रखा, इसको आगे बढ़ा दिया गया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब विदेशी कंपनी, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर पर्सन मान लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो किसी भी लॉ के तहत, कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी लॉ के तहत। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन मान लिया गया, यानी कि ये लोग भी जो है वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है, सीजी और एसजी भी। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं सोसाइटी एज नोटिफाइड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, हर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया जो एनी अबव कैटेगरी में नहीं हो, मतलब कुल मिला के जितनी चीज़ें आप जानते हो सबको पर्सन बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, बस हमको अभी पढ़ना था तो हमने पढ़ा। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि 25 का सबसेक्शन 1 आएगा सबसे पहले। 25 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जब आप सेक्शन 22 के तहत, मैंने आपको बोला था सेक्शन 22 में टर्नओवर की सीमा एक्सीड करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेक्शन 24 बोलता है कि यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, टर्नओवर देखना भी नहीं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24 के हिसाब से सीजीएसटी एक्ट के। अब यानी कि 22 के तहत टर्नओवर एक्सीड किया या 24 का काम आपने किया, 24 वाला काम आपने किया, तो आप क्या हो जाओगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल हो जाओगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे तो लायबल होने के 30 डेज के अंदर में, 30 डेज के अंदर में आप जो भी पर्सन हो उस हिसाब से आपको आरईजी आपका जो फॉर्म है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये कैजुअली किसी भी स्टेट में, मान लीजिए झारखंड में कोई ऑफिस नहीं है आपका, ठीक है, झारखंड बिहार में कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन कैजुअली ओकेजनली आप कभी कभी झारखंड में सप्लाई करते हो, ना आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना आप जो है जहाँ पर आपका कोई ऑफिस है, ना प्रीमाइसेस, यानी कि आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन आप ओकेजनली सप्लाई करते हो झारखंड में। मान लीजिए कोई ऐसा मेला लगा, ठीक है, पुस्तक मेला लगा और आपका पुस्तक का बिजनेस है, आप झारखंड में करने के लिए आने वाले हो, ठीक है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का भारत में ना रेसिडेंस है उसका और ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वो भारत में जो है वो भी मान लीजिए नॉन रेसिडेंट विदेश से भी आना चाहता है झारखंड के पुस्तक मेले में, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप इंडियन हो इसीलिए आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, इसका मतलब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो विदेशी है, आपका झारखंड में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और उसका भारत में ही कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अंतर यहाँ पर ये है, बाकी दोनों ओकेजनली सप्लाई करते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, झारखंड में आने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को मिनिमम 5 डेज पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बिजनेस कमेंस होने से आपको झारखंड के रिस्पेक्ट में सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कम से कम 5 दिन पहले। अब कहानी यहाँ पर, कहानी में बात क्या आती है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होगी इसकी वैलिडिटी 90 दिनों की होती है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तभी आपको डिसाइड कर लेना है कि कितना झारखंड में आप पुस्तक बेचने वाले हो, उसी हिसाब से आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। फिर कहानी आती है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रजिस्ट्रेशन की कहानी आती है। अगर एक ही स्टेट है, ठीक है, मान लीजिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ठीक है, ये भारत के अंतर्गत, हम पूरे भारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, जो बाहर का एरिया है वो और सेज का एरिया है वो, ठीक है। अब ये आप ही हो, आप ही मिस्टर राम हो,
ठीक है, और मिस्टर राम के पास एक ही पैन है, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टेट में भले ही क्यों ना हो, ये डीटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर आप समुंदर में जो है, जैसा कि बोला गया 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया वगैरह की परिभाषा भी हम लोगों ने देखी, समुंदर में सर्विस सप्लाई करते हो तो कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे। ठीक है, अब ये जो है ये समुंदर है और ये बेसलाइन से आपने देखा, तो ये जहाँ तक आप सप्लाई करते हो, जहाँ पर आप सप्लाई करते हो सकता है कि आप झारखंड से गए हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। बगल में उड़ीसा है तो उड़ीसा जो में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो भी अप्रोप्रिएट बेस लाइन का नियरेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, कोस्टल स्टेट का, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये सारी कहानी जो है 25 के सबसेक्शन 1 में लिखी गई है, 25 के सबसेक्शन 1 में लिखी गई है। हर एक पर्सन जो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 के तहत या सेक्शन 24 के तहत, जो इस लिस्ट में जो फॉल करता है, जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब सेक्शन 22 के तहत टर्नओवर के लिए जो सीमा बताई गई है वो 3 प्रकार की सीमा बताई गई है। एक सीमा बताई गई है कि अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा सप्लाई होता है तो, दूसरी सीमा यहाँ पर बताई गई है आपका 20 लाख से ज़्यादा सप्लाई होता है तो आप लाइबल हो जाएगा, और तीसरी सीमा बताई गई 40 लाख से ज़्यादा सप्लाई होता है तो, 40 लाख से ज़्यादा सप्लाई होता है तो। फिलहाल हम लोग ये 10 लाख और 20 लाख की बात करते हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स या सर्विस के लिए एप्लीकेबल है, ये गुड्स सर्विस के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो 40 लाख की सीमा है वो गुड्स और सर्विस को बाइफरकेट करता है। ठीक है, ये 10 लाख से एक्सीड करने वाला किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो एमएमएनटी करके जो स्टेट है, ठीक है, मणिपुर मिजोरम, मैं बुक में लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, आपको बस मैं अभी जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सही समय पर बताना जरूरी है। तो मणिपुर मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा, उसके केस में गुड सर्विस या बोथ के केस में या फिर बोथ सप्लाई करते हो, 10 लाख से एक्सीड होगा तो 22 के तहत आप लायबल हो जाओगे। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर एमएमएनटी आपने देख लिया, अब एपीएमयूएसटी आप मस्त, एमएमएनटी आप मस्त, ठीक है। तो एपीएमयूएसटी यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, पुडुचेरी हो गया, मेघालय, उत्तराखंड और सिक्किम और तेलंगाना, ठीक है। ये सारे स्टेट में अगर आप सप्लाई की बात करते हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपका 20 लाख से एक्सीड पर ही आप लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी जो है एमएमएनटी, एपी मस्त, उसके बाद आ गया JHA झा, जैसा कि आपको पता अभिनव झा की अनोखी कक्षा। तो जे का मतलब जम्मू कश्मीर, एच का मतलब हिमाचल प्रदेश और आसाम, प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और भारत की अन्य जगहों पर। जब इन सब स्टेट्स स्पेसिफाइड जगह और JHA प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत, ये 3 को नाम से अलग अलग बता दिया गया, जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश और आसाम और बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि गुड्स अगर आप सप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको ओनली गुड्स सप्लाई करते हो तो 40 लाख एक्सीड कर गया तो उस सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करते हो तब आपकी सीमा यहाँ पर कितनी आएगी, केवल 20 लाख की आएगी। उसके बाद सर्विस अगर सप्लाई करते हो ओनली सर्विस, यहाँ पर सीमा 40 लाख की आएगी, ठीक है, क्योंकि गुड्स इन्वॉल्व है तो 40 लाख की सीमा आएगी। केवल सर्विस की बात करते हो तो 20 लाख की सीमा आएगी। 20 लाख एक्सीड करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 22 बताता है टर्नओवर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है, 10 लाख, 20 लाख और उसके बाद 40 लाख और यहाँ पर 20 लाख। तो अलग अलग स्टेट में आपने देखा कि इस तरीके से नहीं, नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो लिमिट मैंने अभी डिस्कशन करा वो आपका जो है वो इस सेक्शन के नीचे में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको देख लेना है। ये एकदम रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में गुड्स या सर्विस और दोनों के केस में लिमिट 10 लाख का देखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, उसके बाद तेलंगाना, उन स्टेट्स में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का देखा जाएगा। बाकी अदर स्टेट के लिए इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लिए अगर सर्विस है तो 20 लाख और अगर गुड्स है तो 40 लाख, अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो फिर आपका 40 लाख देखा जाएगा। सॉरी, अगर गुड्स और सर्विस दोनों है तो 20 लाख की ही सीमा देखी जाएगी। लॉजिकल है कि 20 लाख, क्योंकि सर्विस इन्वॉल्व है ना, तो सर्विस विचेवर लोअर वाला देखा जाएगा, आप लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सर्विस है तो 20 लाख की ही मात्र सीमा देखी जाएगी। कहानी हमारी आगे बढ़ती है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 को एक बार हम रीड करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है और उसके बाद उसमें आपके मई 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स भी आया हुआ है।
तो सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये बताता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में। हर एक पर्सन जो लायबल होता है सेक्शन 22 से 24 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर एक उस स्टेट की यूनियन टेरिटरी में इन विच ही इज सो लायबल। आप टर्नओवर के हिसाब से लायबल हो या फिर आप सेक्शन 24 के हिसाब से लिस्ट में आते हो, विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर में जिस दिन आप लायबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उस मैनर में और वो कंडीशन को पूरा करते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो मिनिमम 5 दिन पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रोवाइडेड करके बताया गया कि अगर मान लीजिए कि एक यूनिट है जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और दूसरा यूनिट जो है वो आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, तो सप्लाई ऑफ डीटीए टू सेज आपको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं डीटी और सेज का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब आम एरिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला एरिया, ठीक है, जो कि नोटिफाइड रहता है, तो दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। भले ही सेम स्टेट में होगा उसके बावजूद भी आपको 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन करके बोला गया हर एक पर्सन जो सप्लाई करता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा उस रजिस्ट्रेशन में जो कि उसका कोस्टल और यूनियन टेरिटरी जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेसलाइन के नज़दीक हो, वो इस कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्लॉज नंबर 2 की यहाँ पर बात करते हैं। ये क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि जनरली एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, लेकिन प्रोवाइडेड द पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहले ये शब्द बिजनेस वर्टिकल था। ठीक है, इस बिजनेस वर्टिकल शब्द को डिलीट कर दिया गया 2019 के नवंबर में जो आपका अमेंडमेंट आया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस पहले क्या होता था और अब क्या होता है अंतर मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपकी एक आप क्या है, एक ही स्टेट की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये झारखंड स्टेट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ए टेक्सटाइल बिजनेस था, बी टेक्सटाइल बिजनेस था और सी आपका क्या था, मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस था। ठीक है, अब पहले क्या था कि ये टेक्सटाइल है, एक नेचर का बिजनेस है और ये ऑटोमोबाइल है, तो पहले केवल बिजनेस वर्टिकल का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। मतलब ये सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड डिफरेंट होगा, तो उसको बिजनेस वर्टिकल कहा गया था। लेकिन आपका बिजनेस वर्टिकल शब्द को ही जीएसटी से डिलीट कर दिया गया, इस परिभाषा को डिलीट कर दी गई। यहाँ पर बोला गया कि आपको एक ही स्टेट में अब 3 बिजनेस है। पहले कुल मिला के 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ले सकते थे, एबी यूनिट का क्योंकि टेक्सटाइल वाले का एक और ऑटोमोबाइल वाले का एक, 2 ही रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपके सेम पैन के अंतर्गत टेक्सटाइल ए यानी कि रांची सिटी में जो आपकी है, टाटा नगर में जो आपका है, बी और सी यानी कि ऑटोमोबाइल बिजनेस मान लीजिए किसी भी शहर में आपका है। ठीक है, तो ए बी सी का मतलब अब टोटल 3 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो प्रोवाइडेड दैट पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस वर्टिकल की परिभाषा हट गई, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका एक से ज़्यादा बिजनेस है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये कंडीशन जो बताया गया है वो बताया गया है कंडीशन रूल नंबर 11 में। ठीक है, ये कंडीशन बताया गया है रूल नंबर 11 में सीजीएसटी रूल के। अब ये कंडीशन क्या कहता है जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये कंडीशन क्या कहता है कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा। हम लोग कहानी की जब बात करते हैं यहाँ पर तो आपका साफ साफ बताया गया है रूल नंबर 11 में, नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा रूल नंबर 11। यहां पर बोला गया है कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ए बी और सी तीनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। ठीक है, अब ये आपका सिमिलर नेचर का बिजनेस है, ए और बी टेक्सटाइल और ये सी ऑटोमोबाइल वाला। तो पहले तो बात बताई गई है यहाँ पर कि आप जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए उसको सेक्शन 285 के हिसाब से उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी परिभाषा में ये प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। 285 में प्लेस ऑफ बिजनेस की परिभाषा है, हमको जाना जरूरी नहीं है, बस ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा। अब ये भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, चलेगा। ये कंडीशन हमने पूरा कर लिया। फिर बोला गया कि इनमें से या तो सब कोई कंपोजिशन स्कीम लेगा टैक्स देने का या कोई नहीं लेगा। ठीक है, सेक्शन 9 के हिसाब से अगर मान लीजिए कि ये एलिजिबल है, सेक्शन आपको टैक्स देने के लिए 2 प्रकार का स्कीम है। एक तो सेक्शन 9 का स्कीम हमने देखा, सेक्शन 9 का स्कीम में क्या देखा हमने, 9 का 1 आता है जिसमें सप्लायर टैक्स पे करेगा, 9 का 2 में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं दिया जाता है,
3 और 4 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने देखा, और 5 में देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो इसको बोला गया नॉर्मल स्कीम। ये सेक्शन 9 के स्कीम को की जब मैं चर्चा करूंगा तो इसका मतलब ये नॉर्मल स्कीम, ये सब जो हो गया ये नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करना हो गया। एक स्कीम आता है सेक्शन 10, ये कंपोजिशन स्कीम बोला गया है। सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट में ना कंपोजिशन स्कीम बोला गया है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम से टैक्स देना, तो ये बोला गया है कि इसके लिए कंपोजिशन स्कीम में आपको बहुत सारी चीज़ों का जो आपका रिटर्न में कुछ फ़ायदा मिल जाता है आपको, दूसरा कि जीएसटी का फ़ायदा मिल जाता है, कुछ कम टैक्स देना पड़ा आपको। ठीक है, ये और कंप्लाइंस कम करने पड़े, लेकिन सेक्शन 10 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर ये वाला सी जो है वो एलिजिबल नहीं है सेक्शन 10 के कंपोजिशन स्कीम को लेने के लिए, तो ए और बी को भी आप भले ही आप दोनों एलिजिबल हो उसके बावजूद भी आपको नॉर्मल में ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब खाएगा तो तीनों भाई खाएगा, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर जो नॉर्मल स्कीम में आएगा तो तीनों आ जाएगा, कंपोजिशन में आएगा तो तीनों को आना पड़ेगा कंपोजिशन में। ठीक है, अगर एक भी इनएलिजिबल हो गया कंपोजिशन से तो ये सब भी इनएलिजिबल माना जाएगा, इनको भी कंपोजिशन नहीं लेना। भले ही आप एलिजिबल हो बट फिर भी आपको भूखे रहना, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बात दूसरा कंडीशन बताया गया है कि अगर लेगा कंपोजिशन तो सब लेगा, एक भी इनएलिजिबल हुआ तो सबके सब जो हैं इनएलिजिबल कहलाएंगे। फिर तीसरा कंडीशन है कि ये अगर आपस में भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, आपस में भी स्टॉक ट्रांसफर भी करते हैं तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, मतलब आपका टैक्स माना जाएगा, यहाँ पर टैक्स आपको लिया जाएगा। इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात बताई गई है। सच पर्सन हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज में बताया गया है कि आप सेक्शन 10 में कोई भी टैक्स नहीं दोगे अगर कोई भी आप लोगों में से इनएलिजिबल है। ये कंपोजिशन स्कीम वाली बात एक्सप्लेनेशन में भी लिखी गई है। ठीक है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वेयर एनी पर्सन ऑफ द बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन दैट हैज बीन ग्रांटेड सेपरेट रजिस्ट्रेशन बिकम इनएलिजिबल टू पे कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 में पे करने से इनएलिजिबल हो गए तो ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द बिजनेस ऑफ द सेट पर्सन शैल बिकम इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर द सेट सेक्शन। बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, एक इनएलिजिबल हुआ तो कोई भी जो है सेक्शन 10 नहीं ले सकता है। उसके बाद बोला गया है जितने भी सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं आप लोगों को पहली बात तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग आरईजी फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ मेड टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इन आपस में भी आप सप्लाई करोगे अलग अलग यूनिट तो टैक्स पे करना पड़ेगा, इनवॉइस वगैरह आपको इशू करने का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका रूल नंबर 11 में यहाँ पर क्या बोला गया कि जो REG 01 आप इशू करोगे आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मतलब आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चार्ज अगर सीए 1500 रुपये आप देते हो तो 3 का चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बोला गया है कि रूल नंबर 9 एंड 10 के वेरिफिकेशन के रूल एज सच एप्लीकेबल होंगे। ये रूल नंबर 9 और 10 सीजीएसटी में बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके प्रीमाइसेस वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, वो वेरिफिकेशन के रूल्स जो है वो एज सच एप्लीकेबल होंगे। तो ये आपने देखा कि आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो एक ही स्टेट में तो कितने सारे कंडीशन आपको पूरे करने पड़े। आपको प्लेस ऑफ बिजनेस साबित करना पड़ा। ठीक है, एबीसी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। दूसरा कि अगर एक इनएलिजिबल हुआ तो सब इनएलिजिबल हो जाएगा सेक्शन 10 के कंपोजिशन स्कीम के लिए। तीसरा कि आपस में भी सप्लाई करने पर इनवॉइस इशू या बिल ऑफ सप्लाई इशू करके टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि सारे यूनिट्स को सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और रूल 9 और 10 का वेरिफिकेशन जो होता है वो सबके रिस्पेक्ट में अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एबीसी तीनों का। यही सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के चक्कर में रूल नंबर 11 को फॉलो करना पड़ा। उसके बाद एक आता है आपका एक और रूल आता है इसके रिस्पेक्ट में आपका, वो रूल को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप लेते हो और आप क्या करना चाहते हो, आप क्रेडिट का ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जो आईटीसी है उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो। यानी कि आपका जो है ये 3 यूनिट के बारे में हमने चर्चा की। आपके 3 यूनिट हैं, एक आपका यूनिट ए टेक्सटाइल का, बी इसका टेक्सटाइल का, और सी जो है मान लीजिए कि ए का जो ए यूनिट था वो पहले से आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा था रांची में। ठीक है, उसमें बी यूनिट के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो ये बी यूनिट का जब आप रजिस्ट्रेशन नया अप्लाई करते हो, अब इसके ए यूनिट में आपको किसी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप बी यूनिट के लिए सप्लाई करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको रूल नंबर 41A डाला गया है सीजीएसटी रूल में।
ये बोला गया आईटीसी को कैसे यूज कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको यहां पर बोला गया है कि ए का अनयूटिलाइज आईटीसी अगर आप बी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो तो यहां पर क्या बोला गया कि जो बी का रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपका हुआ ना उसके 30 डेज के अंदर में, 30 डेज के अंदर में आप क्या करोगे, ए वाले क्या करेगा, ए वाला कॉमन पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर जाकर क्या करेगा कि आपका रिक्वेस्ट डालेगा कि हम अपना अनयूटिलाइज आईटीसी बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेटली रजिस्ट्रेशन है तो उसका जीएसटी नंबर डाल के अपना रिक्वेस्ट डाला। अब बी क्या करेगा, बी वो जो रिक्वेस्ट डाला गया 30 दिनों के अंदर में, बी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर में ए को ये काम करना पड़ेगा। बी का रजिस्ट्रेशन हो गया, वैलिड रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर में ए ने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब बी जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया वैसे ही उसका आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो आईटीसी जाएगा कि जितना मन करेगा क्या ए उतना ट्रांसफर कर सकता है बी को, नहीं। जितना एसेट्स ट्रांसफर किया गया है इसमें इसके एसेट्स के प्रोपोर्शन में, बी के एसेट्स के प्रोपोर्शन में आईटीसी ट्रांसफर किया जा सकता है। भले ही वो जो एसेट्स आप बी के पास गया है उस एसेट्स में आईटीसी लिया गया हो या नहीं लिया गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स के आधार पर आईटीसी ट्रांसफर किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको बता दिया क्योंकि वहां पर आपको ये चीज ध्यान में रहेगा, ये चीज आपको काम आएगा। ठीक है, तो यही बात बोली गई, रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि ट्रांसफरर जिसने ऑब्टेन किया है सेपरेट रजिस्ट्रेशन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए और वो अपना आईटीसी ट्रांसफर करता है, पूरा करना चाहता है पूरा या पार्टली, तो अनयूटिलाइज आईटीसी जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज आईटीसी था टू एनी और ऑल न्यू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बी को या कोई भी नया हो सबको मिला के भी उसको प्रिस्क्राइब डिटेल फंडिश करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर में, उस सेपरेट रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर में। अब जो बी यूनिट है अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल बाय न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि ट्रांसफरी ऑन कॉमन पोर्टल अनयूटिलाइज क्रेडिट जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा वो पैसा। आईटीसी इज ट्रांसफर टू न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम। जो आपने बी सी डी मान लो सबको दे रहा तो उसके वैल्यू ऑफ एसेट्स के प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ आइदर इंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन। तो ये रूल नंबर 41A की कहानी हमने वहाँ पर साथ में कंप्लीट करी। ये कहानी हमने कब देखा, जब आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। ठीक है, एक ही स्टेट के अंतर्गत में वैसे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है, बाकी आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो क्लॉज नंबर 2 जो है 25 का क्लॉज नंबर 2 जो है हमको थोड़ा लंबा चौड़ा पड़ा यहाँ पर, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी बातें हमने एक साथ डिस्कस कर ली। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कोई चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अपने ही फायदे घाटे नुकसान सब हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो हर साल कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा, कंप्लाइंस नहीं करोगे, रिटर्न वगैरह नहीं डालोगे तो आपका डर रहता है कि भैया आपको पेनाल्टीज वगैरह जो है वो लग जाएगा। तो बहुत सारे जो है नुकसान भी हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे हैं कि पहली बात तो कस्टमर की नज़र में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कभी आपको मौका मिला तो कर लेना। ठीक है, ऐसा बोला गया कि रजिस्ट्रेशन लोगे तो सेक्शन 24 बताता है क्या आपको कि आपका इंटर स्टेट ट्रांसफर करने पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ता है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन ले ही रखा है वॉलंटरी तो आप तैयार हो, इंटर स्टेट का भी ऑर्डर आया तो आप कर सकते हो पूरा उसको। तो ए पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी लिया तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन के सारे कानून आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। फिर अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन 8 बताते वक्त में आपको बोला था रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, आरपीडीपी। आरपीडीपी के बीच में भी ट्रांसफर करना आपस में सप्लाई माना जाता है। यही बात 25 के 4 में बोला गया है और 5 में बोला गया है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मैंने आपको बताया था क्या, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 8 ये आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 25 का 4 और 25 की 5 की कहानी जो है वहीं से कनेक्ट आती है, उस बात को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिया या फिर आपको लेना था। ठीक है, तो वो आपस में डीपी कहलाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड की बात आती है या ऑब्टेन की बात आती है, रजिस्ट्रेशन लिया या रिक्वायर्ड की बात आती है। अब एक स्टेट है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन लिया, या तो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आरपी हो, या फिर रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब
आपके दोनों के लिए क्लॉज एप्लीकेबल है। विद इन सेम स्टेट में आपने ए और बी का रजिस्ट्रेशन है या आपने लिया है, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेट में मान लीजिए आपका सी है, डिफरेंट स्टेट में आपका सी है, ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, मतलब अब अलग ही पर्सन कहलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको सप्लाई करना आपको टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये सब जीएसटी लेने का चक्कर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एस्टेब्लिशमेंट है, अब ये सी वाला यहाँ पर 25 का 5 क्या कहता है कि ये जो सी वाला है आपका, ये रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों सिचुएशन में ये बाहर स्टेट वाला तो आपको पक्का से पक्का कहलाएगा ही कहलाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। बाहर स्टेट करोगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी। अब जब भी डीपी की चर्चा आएगी ना, तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक आपको एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 8 और एक आपका सेक्शन 25 का 4 और 5, ठीक है। 25 का 4 और 5 जो है वो आपको जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला ये जो क्लॉज है वो आपको बस ध्यान में रखना है। ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ईच सच रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यहाँ पर बोला गया ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई बंदा एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है या रिक्वायर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है, अगर उसका कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। उसके बाद क्लॉज नंबर 6 आपको क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 6 बोलता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन लेना जरूरी है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होगा तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन सेक्शन 51 एक क्लॉज है जिसमें आपका जीएसटी में भी टैक्स डिडक्ट करने की बात आती है, टीडीएस जिसको बोलते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्शन करने की बात आती है। केवल आप वो स्पेसिफाइड लोग हो जिनको टैक्स डिडक्ट करना है, तो आपको पैन लेना जरूरी नहीं है, आपके पास टीडी कैन नंबर से भी चलेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर से भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर 6 के संदर्भ में यहाँ पर क्लॉज जोड़ा गया आपका, ये मई 2020 का अमेंडमेंट है, 6A, 6B, 6C और 6D। ये जो है नया अमेंडमेंट्स है जो कि आपको बताता है आधार नंबर के बारे में। आपको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में आधार नंबर का जो ये क्लॉज है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी दूसरा कैटेगरी हम बांटते हैं अप्लाई, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और दूसरा जो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करता है, उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक इंडिविजुअल हो गया और दूसरा हो गया कि अदर दैन इंडिविजुअल हो गया, यानी कि कॉर्पोरेट वगैरह हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट वगैरह हो गया। अब इन सब के रिस्पेक्ट में एक ही बात बोली गई है, क्या बोला गया है यहाँ पर, इन सबके रिस्पेक्ट में बोला गया है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर जो अप्लाई करता है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। आधार नंबर जो है ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा या प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पोजीशन में आधार है, आपके पोजीशन में आधार है। अब इन लोगों ने जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको जो सरकार नोटिफाइड डेट बताए कि उस दिन तक करना पड़ेगा ये काम, ठीक है, और विद इन सच टाइम और विद इन सच फॉर्म एंड मैनर जो कि प्रिस्क्राइब्ड करेगी सरकार। जैसे पैन को लिंक करवाया इनकम टैक्स में, वैसे ही आधार को जीएसटी नंबर को भी लिंक करवाएगा। नहीं करवाए तो आपका जीएसटी नंबर जो है क्लॉज नंबर 6D आएगा। 6D आता है कि अगर आपने जो ये जो नियम बताए गए हैं, ये बोला गया है क्लॉज नंबर 6A में, इसके बारे में बोला गया क्लॉज नंबर 6B में, और इसके बारे में बोला गया क्लॉज नंबर 6C में। अब ये दोनों को सेपरेट क्यों रखा गया है, ये तो रजिस्टर्ड बंदा है, इसके पास जो है आधार, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका आधार लगेगा या कंपनीज जो होगी उसके हिसाब से जो है डिटरमाइन कर लिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि कॉर्पोरेट के पास खुद का आधार नंबर तो नहीं है, इसके बिहाफ में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर ये अदर दैन इंडिविजुअल अगर हफ है तो करता होगा, अगर कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, अगर फर्म है तो फर्म के पार्टनर लोग नेचुरल पर्सन, उनके पास आधार नंबर होगा तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पार्टनर, ईओपी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, ट्रस्ट है तो फिर ट्रस्टी, अदर है तो ऑथराइज्ड लोग, अदर ऑथराइज्ड लोग। तो ये बात बताई गई कि भैया आपको आधार जो है ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, अगर आधार नहीं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रोवाइडेड करके भी क्लॉज जोड़ दिया गया। प्रोवाइडेड करके इन सब में आप देखोगे कि प्रोवाइडेड करके क्या क्लॉज जोड़ा गया है कि भैया अगर आपके पास आधार नंबर असाइन नहीं है तो आपको
अल्टरनेट जो बताएगी सरकार कि आधार नंबर नहीं तो भैया ये अपना दिखा दो, ठीक है। अल्टरनेट मींस बताएगी, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट बताएगी, अभी बताएगी तक मामला चल रहा है, ठीक है। तो वो अल्टरनेट चीज़ें आप दिखा दोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर इस स्पेसिफाइड मैनर में विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने जो है ऑथेंटिकेट नहीं किया तो आपका आधार आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये आधार नंबर नहीं दिया या अल्टरनेट नहीं दिया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम तो आपका इनवैलिड माना जाएगा जीएसटी नंबर, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर तो अप्लाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और उसमें जो है जो आपको मिला ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो भैया इनवैलिड मानकर आपका जो है रजिस्ट्रेशन छीन लिया जाएगा, और सारे कानून आप पर ऐसे एप्लीकेबल होंगे जैसे आपने कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसीलिए आधार जो है लिंक करना जरूरी हो जाएगा। यही बात 6A 6B 6C में हमको देखना है। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन की बात हम लोग पहले कैटेगरी में कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा या ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जो आधार नंबर उनके पोजीशन में है इन सच एन फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रोवाइडेड अगर आधार नंबर आपको असाइन नहीं है उस रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो पर्सन अल्टरनेट और वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दे सकता है जो सरकार उसको बोलेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद। प्रोवाइडेड अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, या आपने अल्टरनेट का प्रूफ नहीं दिया, या फिर पोजीशन में आपका आधार है वो नहीं आपने बताया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में डीम टू इनवैलिड आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम टू बी इनवैलिड एंड द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच पर्सन डज नॉट हैव ए रजिस्ट्रेशन। ऐसा माना जाएगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 6B क्या बोलता है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डेट से हर एक इंडिविजुअल, यहाँ पर दूसरा कैटेगरी हमने इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल की बात बताई थी, सैल इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन, आपको अप्लाई करना है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको ऑथेंटिकेशन या फिर पोजीशन में आपके आधार इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो अल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स जो सरकार परमिट करती है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आधार नंबर असाइन नहीं है तो आप अल्टरनेट मीन दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सेकंड वाला प्रोवाइडेड नहीं लिख सकता था कि आपका आधार इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आधार नंबर मिलेगा, दिया ही नहीं अभी तक, तो उसको इनवैलिड क्या करार करेगा, इसकी वजह से सेकंड बार प्रोवाइडेड करके नहीं लिखा हुआ है 6B में। अब 6C की बात करते हैं, ये बात करता है कि अदर दैन इंडिविजुअल अगर अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, एवरी पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल, तो उसको एलिजिबल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, या आपके पोजीशन में आधार नंबर है ये प्रूफ करना पड़ेगा। आधार नंबर किसका, हफ है आपका, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो करता, या फिर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी है तो ठीक है, पार्टनर है तो उस नंबर ऑफ पार्टनर जो कि जितना कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अगर मान लीजिए कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बीओआई है तो उसका मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर होगा वो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है तो जो आपका ट्रस्टी होगा वो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अदर केस में या ऑथराइज सिग्नेचरी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट अलाउ करेगी वो सब अपना आधार नंबर प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडेड जहाँ पर कोई रजिस्टर्ड पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको आधार नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो अल्टरनेट एंड वाइबल मींस का जो गवर्नमेंट ऑफर करेगी वो आप दे सकते हो। अब सरकार ने 6D में अपना पावर क्या रख लिया, सॉरी 6D मैंने अलग बताया था, 6D में सरकार ने अपना पावर क्या रख लिया है कि किसी को अप्लाई नहीं होगा ये ABC वाला जो आधार नंबर से ऑथेंटिकेट कराने वाला, लेकिन उन्हीं क्लास ऑफ पर्सन को जिनको सरकार बोलेगी नोटिफिकेशन के थ्रू भैया आपको आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, चलेगा, आप नहीं भी ऑथेंटिकेट करवाओगे तो। अब जाहिर सी बात है कि कोई विदेशी एनआरटीपी वगैरह होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, उस तरह से रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो उन लोगों को बाद में सरकार बोलेगी कि भैया नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन आधार नंबर का मतलब बताया गया वो क्या होता है, अब सबके पास है तो एक्सप्रेशन कहाँ से लिया गया है ये बात आप एक बार गौर करके देख लेना। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मिनिमम 5 डेज पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सारे एक्ट को ओवरराइड करते हुए यहाँ पर बोला गया है वो यहाँ पर 6 को ओवरराइड किया गया है, ठीक है, यानी कि पैन नंबर देने वाले को। अब आप पैन नहीं भी दोगे या पैन और टीटी कैन की आपकी आवश्यकता नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट पर भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, ठीक है, जो कि रूल में प्रिस्क्राइब किया जाएगा कैजुअल टैक्सेबल से पर्सन से रिलेटेड। फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपका अगला क्लॉज यहाँ पर बोलता है कि लायबल पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन, ठीक है, आपको क्या करेगा, आपका प्रोसीड कर लेगा कौन, खुद ही असेसिंग ऑफिसर ही आपका प्रोसीड करेगा, प्रॉपर ऑफिसर सॉरी आपका। अगर आप लायबल हो फिर भी आपने 30 दिनों के अंदर में अप्लाई नहीं किया, ये बात प्रॉपर ऑफिसर को पता चल गया तो वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए खुद ही प्रोसीड कर लेगा।
फिर यहाँ पर क्लॉज नंबर 9 एक जरूरी है, ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर को बोलता है। ये आपको ध्यान रखना, ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर को बोलता है। ये क्या बोलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ यूएनओ हो गया, या फिर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो है कंसोलेट और एम्बेसी हो गया फॉरेन कंट्री का, ये ए वाला जो है स्पेसिफाइड एजेंसीज। और बी वाला जो है यहाँ पर बोला गया है अदर क्लास ऑफ पर्सन, जिसको कमिश्नर नोटिफाई करेगा। इन लोगों को जरूरत नहीं है जीएसटी नंबर लेने के लिए, इनको इनका यूआईएन नंबर इनको दिया जाएगा और यूआईएन नंबर से वो सारे काम कर सकते हैं, रिफंड वगैरह क्लेम करना वगैरह वगैरह सब काम वो कर सकते हैं, उनको यूआईएन नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया क्लॉज नंबर 10 में कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यूआईएन नंबर जो होता है वो आपका ग्रांट तभी किया जाएगा जब आपने ड्यू वेरिफिकेशन का प्रोसीजर फॉलो किया, तभी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ग्रांट और रिजेक्ट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन सच ए मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब एक समय सीमा के अंतर्गत ये जो आपका वेरिफिकेशन होगा, जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस करते हो कि नहीं करते हो, वो सब जो वेरिफिकेशन होता है वो आपका रूल नंबर 9 और 10 में वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बताया गया है। ये रूल नंबर 9 और 10 में आपका वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बताया गया है, उस हिसाब से वेरिफिकेशन होगा, उस हिसाब से वेरिफिकेशन होगा। अब जहां तक बात करते हैं रूल नंबर 9, 10 में बताया गया है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में आपका कोई डिफिशियंसी है तो प्रिस्क्राइब टाइम के अंतर्गत आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि भैया आपने जो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो सही नहीं है, आपको डिफिशियंसी यानी कि कमियां कम्युनिकेट की गई। अगर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया तो आपका ऑटोमेटिक अप्रूव मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ग्रांटेड मान लिया जाएगा, ग्रांटेड मान लिया जाएगा। ऐसा लिखा गया है क्लॉज नंबर 12 में। ए रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेरिफिकेशन पीरियड। अगर कोई डिफिशियंसी आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया, ठीक है, रूल नंबर 9, 10 के हिसाब से डिफिशियंसी कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वो टाइम पीरियड एक्सपायर होते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ग्रांटेड आपको मान लिया जाएगा। फिर जहाँ तक हम कहानी आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लॉज नंबर A11 की। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उस फॉर्म एंड मैनर में और उस दिन से इफेक्टिव होगा जो कि रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इनके प्रिस्क्राइब डेट के हिसाब से आपका इफेक्टिव माना जाएगा। इस तरीके से सेक्शन 25 जो है प्रोसीजर की पूरी कहानी हमने कंप्लीट की सेक्शन 25 की। उम्मीद करता हूँ कि एक बार जस्ट इसको आप रीड करोगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन 25 को एक बार जो है आप रीड करोगे।